चलिए, संविधान और इतिहास की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम आपको द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया की लेक्चर सीरीज़ करा रहे हैं अंडर द मेन लेक्चर सीरीज़ दैट इज़ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर में डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया। उसका एक भाग शेष है अभी, जिसे आज मैं अभी कवर करने जा रहा हूँ, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इन इंडिया ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने पहले शुरुआती 4 लेक्चर में इसके तहत ये समझा कि किस तरह से किन मूल्यों पर आधारित था हमारे देश में एक नई संविधान सभा का गठन, फिर संविधान का विकास। हमने देखा कि शुरुआती क्या क्या चुनौतियाँ थी देश के सामने। हमने रिफ्यूजी क्राइसिस भी पढ़ा, हमने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स भी पढ़ा और उन दोनों को हमने कंटेम्प्रेरी सिचुएशन से जोड़ा। आज भारत में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनसे जोड़ा। हम आगे बढ़े, हमने उस डिबेट को जवाहरलाल नेहरू के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया। हमने उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अंडरस्टैंड किया नेहरूवियन स्टेट की हेडिंग के अंदर। हमने उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी पढ़ी और फिर हमने आगे बढ़ते हुए डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम में कल आपको एक लेक्चर दिया और आज हम इसको वाइंड अप कर देंगे। देखिए, कल के लेक्चर के तहत हमने ये पढ़ा था कि बहुत एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी या राजीव गांधी थे, ये इंक्रीज़ ही हुआ। जवाहरलाल नेहरू के दौर से ये शुरू हुआ जाता है कि आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं पावर को अपने हाथ में। पॉलिटिकल क्रिटिक्स इसकी कई रीजनिंग देंगे, जिनमें से एक रीजनिंग ये भी हो सकती है कि भाई इंडिया ने इंडिपेंडेंस के साथ ही डेमोक्रेटिक कंसेप्ट अपनाया। जब हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अपनाते हैं तो उसके तहत हम कई तरह की फ्रीडम्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइट्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। और इंडिया क्योंकि इतने लंबे समय तक एक कॉलोनी के अंडर रहा, नेचुरली अंडर डेवलपमेंट तो थी, बहुत सारी ऐसी डिप्रीवेशंस थी सोसाइटी से कंसर्न्ड, जिसको लेकर के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस ग्रुप भारत में एग्जिस्ट करते थे। सदियों से होता चला आ रहा एक वर्ग का शोषण, वो शोषण एग्जिस्ट करता था। तो वह वर्ग जिसे आप दलित भी कह के पुकारते हैं, अनटचेबल्स कहते हैं, शूद्र भी कहते हैं, वह वर्ग जो था वो सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड था बहुत बुरी तरह से। लेकिन इसके विपरीत एक वर्ग वह था जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान भी फ्लरिश हुआ। शुरुआती दौर में वह ज़मींदार वर्ग था और समय बढ़ जाने के बाद फिर ट्रेडर, मर्चेंट, कमर्शियल क्लासेस और प्रोफेशनल्स, द वाइट कॉलर जॉब होल्डर, द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, उन्हीं के द्वारा फिर कांग्रेस भी गठित की गई और स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा गया संवैधानिक तरीके से। एक इंस्टीट्यूशनल वे में इंडिया की फिर फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत हुई। तो एक ये वर्ग भी था। एक तरफ किसान और खेती बाड़ी के क्षेत्र का बुरा हाल था, दूसरी तरफ उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए थे भारत के। तो एक अंडर डेवलपमेंट तो बहुत ज़बरदस्त थी, जिसे परपैचुएट किया गया डेलिब्रेटली ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी थी। और ऐसे में इस अंडर डेवलप्ड स्टेट के साथ, जहाँ पर डेमोक्रेसी अभी मैच्योर नहीं हुई है, अभी आपने उसका कंसेप्ट अडॉप्ट किया है, ऐसे में आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में कंप्लीट राइट्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दे रहे हैं, सरकारें जनता के द्वारा चुनी जा रही हैं। तो ऑलवेज एक थ्रेट परसिस्ट करता रहा स्टेट के सामने कि कहीं कंट्री की जो इंटीग्रिटी है उसे कोई चीज़ आघात न पहुंचा दे, एक डिसयूनिटी क्रिएट ना हो जाए कंट्री के अंदर। और उसमें जिम्मेदार बना बहुत बड़े आधार पर भारत की विविधता, प्लूरलिज्म, एक प्लूरलिस्ट सोसाइटी। फिर भारत का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। दिल्ली की लोकेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, दक्षिण उसकी पकड़ से बहुत दूर था, नॉर्थ ईस्ट भी पकड़ से दूर था। फिर कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में और लंबे समय से एक कंसेप्ट ऑफ राइवलरी रही है नॉर्थ और साउथ के बीच में, द पेरेनियल फाइट ऑफ आर्यंस एंड नॉन आर्यंस, ये कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता रहा। द हिंदी वर्सेस तमिल, संस्कृत वर्सेस तमिल, ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता रहा। ब्राह्मण वर्सेस
शूद्राज कंसेप्ट एग्जिस्ट करता रहा, इस तरह के कंसेप्ट भारत में रहे और इस प्लूरलिज्म के साथ आपने लोकतंत्र अपनाया है। स्टेट अभी फ्रेजाइल है, अभी शुरुआत हुई है, अभी आप इन्फेंट स्टेट में हैं, अभी नवजात हैं लोकतंत्र के तौर पर भी, सरकार के तौर पर भी, एक देश के तौर पर भी। तो ऐसे में एक सस्पिशन ऑलवेज रहा, जो भी रूलिंग पार्टी के नेता थे उनके भीतर की कहीं कोई ऑपोजिशन वाले या फिर पार्टी के भीतर ही दूसरे मत रखने वाले लोग, दूसरी आइडियोलॉजी रखने वाले लोग कहीं डिस्टेबलाइज ना कर दें गवर्नमेंट को, स्टेट को। सत्ता का मोह भी रहा, इसमें भी कोई शक नहीं है, वो हमेशा से परसिस्ट करता रहा। कौन नहीं चाहता पावर कॉरिडोर्स पे उनका कंट्रोल हो, वो तो था ही था। मूल्य सिद्धांत थे, लेकिन मूल्य सिद्धांत जब बात सत्ता की आती थी पीछे छूट जाते थे। जिनके मूल्य सिद्धांत थे वो सत्ता से सदा ही दूर रहे, जैसे कि महात्मा गांधी। तो ऐसे में स्टेट्समैनशिप एग्जिस्ट करती थी बहुत स्ट्रांगली, लेकिन वो स्टेट्समैनशिप कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट से भी प्रेरित थी। आप नीतियाँ लेते थे, निर्णय लेते थे, उन्हें सख्ती से लागू भी करते थे, डिसीजन मेकिंग पावर आप में स्ट्रांग थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके निजी हित भी थे। और निजी हित कई तरह के होते हैं। यह भी निजी हित ही होता है जब आपको ये लगता है कि आपसे बेटर कोई और गवर्नमेंट को या सिस्टम को रन नहीं कर सकता, और फिर अपनी इच्छा से जन्मी नीतियों को समर्थन करने के लिए या देने के लिए आप जब सत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी आप अपने निजी हित में ही कर रहे हैं। और ऐसे में यदि आप अपनी दृढ़ संकल्प का परिचय देते हैं, इच्छा शक्ति का परिचय देते हैं, जिसे लोग स्टेट्समैनशिप कहते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेट्समैनशिप आपके वेस्टेड इंटरेस्ट में यूज़ हो रही है। तो निजी हित भी थे, राष्ट्र के नाम पर एक खतरा भी सदा बताया जाता था, पॉवर्टी भी थी, हंगर भी था, रिफ्यूजी क्राइसिस भी था, अंडर डेवलपमेंट भी थी, रिसोर्सेज की कमी भी थी, इंटरनेशनल लेवल पर कोल्ड वॉर चल रही थी और ब्लॉक पॉलिटिक्स ज़बरदस्त थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रशिया के द्वारा चलने वाला सोशलिस्ट ब्लॉक और अमेरिका के द्वारा चलने वाला कैपिटलिस्ट ब्लॉक। और ऐसे में भारत जो अभी अभी नए लोकतंत्र में, नए दौर में जन्मा है, इसको अपनी साख भी बचानी है, अपना विकास भी करना है, अपने तंत्र को बना करके स्थापित करना है और फिर उसे आगे जा कर के परिपक्व बनाना है, मजबूत करना है, मैच्योर भी करना है, स्ट्रेंथन भी करना है। इसके सामने कई चुनौतियां थीं और उन चुनौतियों से नेचुरली ही एक संशय की परिस्थितियां पैदा होती हैं। सस्पिशन ऑलवेज रहा, एक असुरक्षा सदा ही रही, इनसिक्योरिटी ऑलवेज रही है। और यहीं से यह सोच भी फिर आती ही चली गई कि पावर को किस तरह से सेंट्रलाइज किया जाए। तो पावर का सेंट्रलाइजेशन करने का दौर बहुत स्ट्रांग रहा और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न थे पावर को सेंट्रलाइज करने के, उन्हें ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया गया एक दौर तक। और फिर इंदिरा गांधी का समय आया जब संविधान को ही बदलना शुरू कर दिया अपनी इच्छा के मुताबिक, यानी कि जैसा वह चाह रही थी। संविधान में प्रावधान कम पड़ रहे थे उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही थी और ऐसे में फिर वो संविधान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप भी बदलती चली जा रही थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट है जो बताते हैं, इसके पहले भी अमेंडमेंट हुए, 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बहुत से अमेंडमेंट एक्ट हैं, लेकिन 42nd बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। इस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से मैंने आपको बताया कि एक कंसेप्ट ये भी हुआ कि बहुत सी रीजनल पार्टीज़ का जन्म हुआ, लेकिन दूसरा एक सब नेशनलिज्म का दौर आया। मैंने पढ़ाया आपको पंजाब, आसाम, तमिल। अब जब सब नेशनलिज्म का ये जो दौर था, फिर इंसर्जेंसी भी हुई, मिलिटेंसी भी हुई, ये हुए और कहीं पर परसुएसिव पॉलिसीज़ यूज़ हुई, कहीं पर कोएर्सिव पॉलिसीज़ यूज़ हुई, कहीं पर आउटराइट रिप्रेशन किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद सब नेशनलिज्म ख़त्म नहीं हुआ, वो चीज़ें चलती रही। लेकिन यहाँ एक सत्य यह भी है कि इन सब नेशनलिज्म की इन गतिविधियों की वजह से भारतीय स्टेट और भारतीय लोकतंत्र भी ख़त्म नहीं हुआ, यह भी सत्य है।
एक मल्टीकल्चरल डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पर इंडिया मैच्योर हो चुका था। 1980 का दौर आते आते इंडिया में एक रेजिलियंस नज़र आने लगी थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया की ये मैच्योरिटी, ये रेजिलियंस थी जो इंडिया को एज एन स्टेट तैयार करती थी इस बात के लिए कि इंडिया अब इन सब नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता था, एकोमोडेट कर सकता था और नीड पड़ने पर रिप्रेस भी कर सकता था। तो जहाँ एक तरफ ये सब नेशनलिस्टिक मूवमेंट आई और चली गई, लेकिन इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, मल्टीकल्चरल सोसाइटी एग्जिस्ट करता रहा, इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता रहा। वहीं इन सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। इन मूवमेंट्स की वजह से इंडिया में जो गवर्नमेंट्स थी, जो पावर को बहुत तेज़ी से सेंट्रलाइज करती चली जा रही थी, स्टेट काफ़ी सेंट्रलाइज्ड स्टेट होता चला जा रहा था, इस पर अंकुश लगा। गवर्नमेंट जो एक होमोजेनिटी का कंसेप्ट चलाने वाली थी, होमोजेनाइजेशन जिसे कहते हैं, कि जैसा सरकारें उस वक़्त की सोच रही हैं पूरा देश वैसा सोचे, जैसी एक आइडियोलॉजी है पूरे देश की वह आइडियोलॉजी हो, जैसा एक तंत्र है, जैसे कस्टम कल्चर मैनर एक वर्ग समर्थन दे रहा है पूरा देश वही करे। ऐसा नहीं हो पाया। इस पर रोक लगी, इस पर अंकुश लगा, और अंकुश लगने का काम इन्हीं सब नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स की वजह से हुआ। इन मूवमेंट्स ने सरकारों को इस बात का एहसास दिलाया कि कंट्री में एक प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करता है, एक कल्चरल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और उस प्लूरलिज्म, उस डाइवर्सिटी को यदि रिस्पेक्ट करेंगी केंद्र की सरकारें, उस राज्य की सरकारें, देश का संविधान और भारतीय राज, तभी जा कर के एक भारत एग्जिस्ट कर पाएगा, तभी एक स्टेबल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी, एक डेमोक्रेसी एनरिच करेगी, नरिश होगी, और सभी खुद को समान नागरिक समझ पाएंगे, कोई सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं बनेगा। उनमें इन सब नेशनलिस्ट मूवमेंट का बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने सरकारों को एक रियलिटी चेक किया, उनके सरकार के अंत पर जो अतिवाद हो रहा था, उस अतिवाद को रोकने का, अंकुश लगाने का कार्य इन सब नेशनलिस्ट मूवमेंट ने किया, और सरकारों ने प्लूरलिज्म को तरजीह देनी शुरू की, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी शुरू की। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी की वजह से स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज़ के बीच के संबंध मधुर हुए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट योगदान था इस दौर का, जहाँ एक तरफ ये सब नेशनलिज्म की मूवमेंट थी। ऐसा नहीं था कि इसी तरह से केवल नई आवाज़ें, नए स्वर उत्पन्न हो रहे थे, बहुत से और भी ज़रिए थे जिनके माध्यम से नई आवाज़ें, नए वर्ग फोर फ्रंट पर आ रहे थे। और मैंने कल भी बताया था कि योगेंद्र यादव के मुताबिक इसे सेकंड डेमोक्रेटिक सर्च कहा गया है। क्या है ये सेकंड डेमोक्रेटिक सर्च? देखिए, लेक्चर बहुत डीप होते हैं, कंटेंट बहुत होता है, और किताबें मार्केट में हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, शेखर बंदोपाध्याय है, विपिन चंद्र हैं, सभी हैं, वो आप खरीद सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है उसके अंदर कंटेंट जो है उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना, एक एक वर्ड को समझाना, वो मैं करता हूँ। बोर्ड पे लिखने बैठ जाऊँगा तो ये लेक्चर 10 साल में ख़त्म होंगे। लेक्चर में कंटेंट बहुत है। बहुत लोग कहते हैं लिखते नहीं बोर्ड पे, वो पढ़ लोगे, IAS की तैयारी कर रहे हो, लेक्चर सुनने के बाद सीधी किताब पढ़ा करो जाके, सब समझ आएगा पानी की तरह। तो यहाँ पर अब मुद्दे की बात यह आ जाती है कि सेकेंड डेमोक्रेटिक सर्ज का यहाँ पे क्या मतलब। इसका यहाँ पर अर्थ है कि एक अब तक जो सोशली अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी थी, जो ग्रुप थे अंडर प्रिविलेज सोशल ग्रुप, अब आप उनका राइज देखेंगे, अब आप उनका भी उदय देखेंगे। इसे बहुजन समाज कहा गया है। तो बहुजन समाज का भी उदय देखेंगे। कौन सा दौर है ये? 1985 के अराउंड ये हो जाएगा, लेकिन 1990 में प्रोमिनेंटली उभर कर क्या आएगा। बहुजन समाज में सभी आते थे। उस समय के दौर में दलित आते थे बहुजन समाज के अंदर, आदिवासी आते थे, मुस्लिम आते थे, और अदर माइनॉरिटीज़ आते थे, OBCs आते थे, और महिलाएं आती थी। ये सभी
इन्हें बहुजन समाज कहा गया। तो ये बहुजन समाज ये उभर कर के आया, ये उसका उदय हुआ। अब आप कहेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में उदय हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में उभर करके आया? राजनीतिक तौर पर एक पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट है। कांग्रेस एज एन वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम वीक पड़ रहा है। 1989 मैंने आपको पता कोalition पार्टी का दौर शुरू हो गया था। इस पॉलिटिकल कंपटीशन में यह नए वर्ग यह देख पा रहे थे कि भाई क्यों ना इस उभरती हुई राजनीति में हम भी शामिल हों और कुछ इस तरह से इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इस राजनीतिक समीकरण को अपने हितों में इस्तेमाल किया जाए कि हमारा एम्पावरमेंट हो। तो क्यों ना हम सिर्फ वोटर की श्रेणी से आगे बढ़ें। तो ये सर्ज सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि इन लोगों का वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा हुआ, ये ज़्यादा लोग आए वोट करने। वोटिंग में तो ये ज़्यादा लोग आए ही आए, ये अब एक बड़े वोटर के वर्ग के तौर पर उभरने लगे। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने जो मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट हैं, और यहाँ पर मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सत्ता है, तो जो मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट हैं, क्यों ना उन मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया जाए, खुद को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो इन्होंने अब खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, और वो जो मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अब उन पर डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश की। ये एक परिवर्तन है इस दौर का। इसमें हर कॉन्शियस ग्रुप ने अपने आप को लामबंद किया एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म के साथ, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। जो भी उस समय का ओबीसी समाज था, अदर बैकवर्ड क्लास समाज, वो जा कर के जुड़ा उस समय की जनता दल के साथ, और जनता दल आगे जा कर के सक्सेसर हो जाएगी समाजवादी पार्टी, तो अदर बैकवर्ड क्लास जा कर के जुड़ी समाजवादी पार्टी के साथ। और इसी तरह से जो दलित है वह जा कर के जुड़े बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो मैंने आज आपको बहुजन के बारे में बताया, तो आपको पता होगा कि जब भी चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में मेनली ख़ास तौर पर, तो फिर जो मायावती हैं उनकी पार्टी हमेशा ये कहती है कि भाई उनके समर्थक के तौर पर आप देखते होंगे दलित है, ओबीसी है, मुस्लिम है, औरत, इन लोगों को वो अपना मेन वोटर मानती है। वोटर तो सभी हैं, लेकिन जो ग्रुप उन्हें समर्थन करते हैं उन्हें ऐसा लगता है ये वह ग्रुप। तो बहुजन में कौन कौन आता है वहीं से ही आपको क्लियर हो गया। अब मेन एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि जो दलित हैं वो जाकर के जुड़े हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ। अब बहुजन समाजवादी पार्टी एक तरह से अम्बेडकर के ही दिखाए मार्ग पर चलने का दावा करती है, और वो कहती है कि हमारा बस एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, और वो सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है टू टेक पावर, सत्ता लेना, दैट्स इट। बाकी फिर सब उसी के थ्रू ठीक होगा। सत्ता आएगी तो सब सुधार होंगे, सत्ता नहीं होगी तो सुधार नहीं होंगे, सत्ता चाहिए। और इस मंत्र पे काम करते हुए ऐसा नहीं कि सत्ता नहीं मिली, सत्ता मिली। उत्तर प्रदेश की बात है, 1993 एज ए जूनियर मेंबर बहुजन समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार को ज्वाइन किया। 1993 समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई और जूनियर मेंबर के तौर पर बहुजन समाजवादी पार्टी उसके साथ जुड़ी। ये नहीं है कि सिर्फ जूनियर मेंबर के तरह ही जुड़ी है। 1995 में समाजवादी पार्टी से अलग हुए और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई बीजेपी के साथ जुड़ करके। और ये नहीं है कि यहीं तक रुके। 1996 के उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में 20% वोट शेयर लिया बहुजन समाजवादी पार्टी ने और 59 सीट्स ली लेजिस्लेटिव असेंबली में और 5 सीट्स ली लोकसभा के चुनाव में। 1996 की बात है ये। तो अब एक तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी के तौर पर उभर गई थी, इसका नेशनल से हो गया था, ये बड़ी चीज़ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इस दौर में देखा गया है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट भी आपको समझने पड़ेंगे। 1990 का दौर अपने आप में बहुत यूनिक है। कई तरह की कॉन्शियसनेस के जगने का दौर है और उसमें सबसे बड़ी कॉन्शियसनेस जो जगती है वो ये अदर बैकवर्ड क्लास और दलित समाज। तो एक चीज़ यहाँ पर अब आपको देखने की ज़रूरत है कि कास्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। द कास्ट आइडेंटिटी,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कास्ट आइडेंटिटी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको कास्ट अजर्शन से भी जोड़ा गया है। कास्ट अजर्शंस, जो अब तक सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड क्लासेस थी, उन्होंने खुद को अजर्ट करना शुरू किया, पॉलिटिक्स में आना शुरू किया, सत्ता को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया, जीतना शुरू किया, इम्पोर्टेंट गलियारों में पहुंचे। और हैरानी की बात तो यही थी कि 1995 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, और उस समय में मुख्यमंत्री बनी है मायावती, एक दलित जाटव परिवार से आती थी वो, और भारत में ये पहली बार एक दलित समाज की एक महिला इस पदवी तक पहुंची है। तो कास्ट अजर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था और कास्ट अजर्ट कर रही थी, टेंडेंसी अजर्टिव थी, उसके लिए उन्हें समर्थन तो चाहिए था। और समर्थन, ये बेस सपोर्ट जो है मासेस का, ये उन्होंने अपनी कास्ट में ही ढूंढा। तो उसके लिए कास्ट आइडेंटिटी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। नेता अपनी कास्ट की आइडेंटिटी के माध्यम से अपने समर्थकों को जोड़ रहा है, समर्थक अपनी कास्ट की आइडेंटिटी के नाम पर, आधार पर नेता से जुड़ रहे हैं, नेता वोटर से जुड़ रहा है। आपको पता है लोकतंत्र में वोट ही शक्ति है, जिसको मिल गई वह नेता है, वोट के रूप में मिलती है। और वोटर जो है उसके पास यह शक्ति है कि वो वोट देता है, तो वह उस शक्ति के आधार पर नेतागणों से अपने कार्य कराते हैं। अब यहाँ पर कार्य सीधे नहीं कराए जाते कि आप गए नेता को बोला कार्य कराइए, आप एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। और यही लोकतंत्र का खेल भी है, यही लोकतंत्र का खेल है कि नेता आपके प्रति सीधे जिम्मेवार है, क्योंकि उनको आपके पास वोट मांगने आना है, तो आपके लिए काम भी करेंगे। तो इस तरह से कास्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि कास्ट असर्टिव हुई उस दौर में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मायावती ने तो हर भरसक प्रयास किया, हर तरह के मास मोबिलाइजेशन अपने फेवर में करने के लिए उन्होंने हर तरह के कल्चरल आइकन को यूज़ किया, हर तरह के ओरल ट्रेडिशंस का इस्तेमाल किया। बहन जी मायावती और बहुत सी लाइन, बहुत सी टैग लाइन, ये सारी चीज़ें जगह जगह पर कांशीराम जी के पुतले बनवाए गए। आपको पता है क्योंकि 1984 में बहुजन समाजवादी पार्टी की शुरुआत कांशीराम ने ही की थी, तो जगह जगह पर उनके बुत बनवाए गए, पुतले मैं कह रहा हूँ, बुत बनवाए गए कांशीराम के, ज्योतिबा फूले, भीमराव अंबेडकर, हाथी के चिन्ह। और आपने देखा भी होगा अभी पीछे तो इतने ज़्यादा हो गए थे ये स्मारक उत्तर प्रदेश में कि कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था कि इसको रोकिए। नोएडा जाएंगे फिल्म सिटी, वहाँ पर तो पूरा एक पार्क आपको दिखेगा, उस पार्क में पूरा बस यही बना रहेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि ये एक असर्टिवनेस था, अपना जन समर्थन, अपना जन आधार बनाने का एक तरीका था। लोगों की भावनाओं को चेतन कर दिया गया, भावनात्मक बयान देना, रो पड़ना, खुद को औरत बताना, दलित की बेटी बताना, दलित की बहन बताना, इस तरह की जितनी भी शब्दावलियों का इस्तेमाल हो सकता था वो किया, और एक अच्छा खासा जन आधार मिला। और मैंने आपको बताया कि मायावती कामयाब रही हैं बहुत बड़े स्तर पर दलित वोट को कंसोलिडेट करने में। तभी उनको फिर आप देख सकते हैं ना कि 1996 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 20% वोट शेयर बहुत बड़ी बात होती है। आज केंद्र में सरकारें बन जाती हैं 33% वोट शेयर मिलने से। उन्होंने एक राज्य में 20% वोट शेयर ले लिया, तो सोच के देखिए कितने बड़े स्तर पर उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया होगा दलितों को और अदर बैकवर्ड क्लासेस को, छोड़ा ही नहीं उन्होंने। तभी तो 20% वोट सारा कंसोलिडेट कर गई वो, तो ये बड़ी चीज़ है। तो जहाँ एक तरफ ये कास्ट असर्शन हो रहा है, ये कास्ट आइडेंटिटी हो रहा है, वो बहुत तंग कर रहा है एक वर्ग को, और वो मैंने आपको उस समय बताया हुआ है बीजेपी। वो मैंने आपको बताया बीजेपी को बाहर से कैडर के तौर पर, आइडियोलॉजी के तौर पर सपोर्ट करने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद यानी कि संघ परिवार, क्योंकि ये किस ग्राउंड पे चल रहे थे? ये चल रहे थे एक हिंदू समाज, द यूनिफाइड हिंदू सोसाइटी। हिंदू आइडेंटिटी के गेम के दम पर ये आगे बढ़ना चाहते थे, हिंदुत्व का एजेंडा था, तो हिंदू नेशनलिज्म, उसके लिए एक हिंदू समाज। क्योंकि उस समय इनको चैलेंजेस भी बहुत दिख रहे थे। चैलेंजेस ये दिख रहे थे कि कंट्री में कई माइनॉरिटीज़ हैं और वो माइनॉरिटीज़ को हमेशा पोलराइज करने में लंबे समय तक कांग्रेस मजबूत रही।
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 1980s के बाद कांग्रेस की खुद की नीतियां हैं कि माइनॉरिटीज़ उनसे दूर हुई, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक कामयाब रही माइनॉरिटीज़ को अपने साथ जोड़ने में। और नेचुरली जब हम मेजॉरिटी को पोलराइज कर रहे हैं, जैसे कि आरएसएस की बात करें, विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो फिर इट इज़ बट ऑब्वियस कि माइनॉरिटी तो हमारे साथ जुड़ेगी नहीं, बिकॉज वी आर प्लेइंग ऑन द पोलराइजेशन ऑफ द मेजॉरिटी। तो ऐसे में अब जब अदर पार्टीज माइनॉरिटी को पोलराइज करने में कामयाब हैं, माइनॉरिटी वोट बैंक कंसोलिडेट करने में कामयाब हैं, उसमें से अब आपका जो वोट बैंक हो सकता है वो हो सकता है मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी को आप यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं जैसे 80% हिंदू। लेकिन अब यहीं पर तो सारी समस्या है, राज करेगा, राज कौन करेगा? राज करेगा मुट्ठी भर स्वर्ण, जो गोल्डन कास्ट है, जो भी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, वैश्य, जाट, जो भी हैं, जट जाट वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय, जो तो राज करेगा ये। लेकिन राज करने के लिए जो कंसोलिडेशन किया जाएगा वोट बैंक का, जो समर्थन खड़ा किया जाएगा, वो तब आ जाएगा वर्ड हिंदू, और वो होगा 80% हिंदू। लेकिन अब उसमें से उस 80% हिंदू को अगर आप देखते हैं, तो जो पार्टियां माइनॉरिटी को अपने साथ मोबिलाइज करने में कामयाब हैं, वो पार्टियां ये देख रही हैं कि ये 80% सारा का सारा हिंदू सिर्फ हिंदू होने की वजह से थोड़ी ना बीजेपी का, आरएसएस का, वीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद का हो जाएगा। इसमें सत्ता किनके हाथ में जा रही है? सवर्णों के हाथ में जा रही है। तो हम जो गैर स्वर्ण हैं और जिन पर अब तक शोषण हुआ है, हम उनको अपने साथ जोड़ते हैं। तो बहुत सी पार्टियां उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रही थी, जैसे कि समाजवादी पार्टी ओबीसी को ले गई, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी दलितों को ले गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह ने बहुत तगड़ा कार्ड खेला था मंडलाइजेशन का। बीपी मंडल की सिफारिशें लागू करके ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात कही। एससी को रिजर्वेशन पहले से था, मैंने पहले ही बताया, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन पहले ही था। मतलब कि अब तक भारत में जो 4 फोल्ड वर्ण आश्रम सिस्टम चला आ रहा था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो शूद्र है उसमें से जो अनटचेबल सेक्शन था, अनटचेबल सेक्शन, उस अनटचेबल सेक्शन को तो एज एन शेड्यूल कास्ट हमने रिजर्वेशन दे रखा था। लेकिन उस शूद्र कैटेगरी में जो अनटचेबल नहीं थे, जो बाकी के सारे कास्ट एग्जिस्ट करते थे, उनको भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड होने के नाते, मैंने आपको बताया था जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब बीपी मंडल की अध्यक्षता में उनके द्वारा कमीशन बनाया गया था देखने के लिए कि इनके लिए क्या करना चाहिए कोटे के मामले में, तो उसकी सिफारिशें थी। तो अब 1989 1990 में वीपी सिंह इसे लागू करना चाहते थे, मंडल कमीशन की सिफारिशों को, मंडलाइजेशन को, क्योंकि लाल कृष्ण अडवाणी जहाँ कमंडल की राजनीति कर रहे थे, राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे, और स्वर्ण हिंदुओं को अपने साथ जोड़ सकते थे, उच्च हिंदुओं को अपने साथ जोड़ सकते थे, वहीं जितना भी सारा अदर बैकवर्ड क्लास जिसे हम शूद्र कैटेगरी मान सकते हैं, उसको अपने साथ जोड़ने का काम वहाँ पर वीपी सिंह करना चाहते थे। यहाँ पर मैं जब भी शब्द दलित, जब भी शब्द शूद्र, जब भी शब्द अनटचेबल यूज़ कर रहा हूँ, मेरा केवल उद्देश्य आपको हर चीज़ बारीकी से समझाना है। डॉक्टर हो आप, डॉक्टर, सामाजिक डॉक्टर, समाज का इलाज करना है तो एक अच्छा डॉक्टर बनना होगा। और डॉक्टर वही अच्छा है जिसे हर बीमारी का, हर रोग का अच्छा ज्ञान है। तभी बीमारी डायग्नोस करोगे, तभी ट्रीटमेंट करोगे। और जब मैं डायग्नोस करना सिखा रहा हूँ तो मैं फिर परहेज़ नहीं कर सकता बीमारियों के नाम लेने से। और ये जो समाज ने अब तक बीमारियों जैसे शब्द पैदा कर रखे थे, किसी को दलित कहना, किसी को हरिजन कहना, किसी को कुछ कहना, किसी को शूद्र कहना, इन्हीं को ठीक करना है हमें। और उन्हें बिना पढ़े बिना जाने ठीक नहीं कर सकते। भेद मिटाने के लिए भेद समझना होगा, इस बात को सदा याद रखना। आंख मूंदने से भेद नहीं मिटते, छिप जाते हैं। आंख खोल करके ख़त्म करना होता है। तो इस तरह से उस शूद्र वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने का काम वीपी सिंह करना चाहते थे, उन्होंने किया। तो यहाँ पर आप ऑलवेज नोट करना, ये जो बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जो है, इनको इस बात से ऑलवेज बड़ी दिक्कत रहती थी, क्योंकि होमोजिनाइजेशन ऑफ हिंदू करना चाहते थे ये, कि सब हिंदू एक हैं, आओ एक वोट बैंक बने, आओ एक 80% का एक हिंदू राष्ट्र बन जाएं,
आओ वोट डालो जिताओ। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और ऊपर से ये वीपी सिंह आ गए अपना मंडलाइजेशन लेकर के, तो बीजेपी को यहाँ पर दिक्कत होती थी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। और आज भी अगर आप इंटरनेट पर देखें ना, तो इंस्टाग्राम पर आपको, ट्विटर पर आपको कुछ पोस्ट मिल जाएंगे, कुछ टैग मिल जाएंगे कि चलो भुला दे जात पात, चलो भुला दे जात पात, अब कोई नहीं है शूद्र, अब कोई नहीं है दलित, सिर्फ एक दूसरे को बुलाएंगे, एक ही नाम, हिंदू। तो वो जो दलित है, वो जो ओबीसी कैटेगरी में आता है, वो ये कहता है कि सदियों तक तुम हमारा शोषण करते रहे। जब समाज ने तुम्हें एक तंत्र दिया, जैसे तंत्र का बेस भी तुम ही थे, उस तंत्र के आधार पर तुमने हमारा शोषण किया, तब तुम्हें नहीं नजर आया कि कोई शूद्र नहीं होगा, कोई दलित नहीं होगा, एक हिंदू होगा। लेकिन आज जब एक लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में सभी आज़ाद हैं, और उसमें जब अब हम अपने समाज में जो डिप्रीवेशन हुआ था, वो डिप्रीवेशन आज हमें एक यूनिटी देता है, क्योंकि दलित समाज, शूद्र समाज आज आपस में कंसोलिडेटेड है उस आधार पर जो शोषण उनके साथ हुआ। जैसे ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट इंडिया एक हो रहा था, उसी तरह से ये दलित, ये शूद्र समाज जो है, इनके खिलाफ जो सवर्णों ने एक्सप्लॉयटेशन किया है, उस वजह से ये एक हो जाते। तो वो कह रहे हैं कि आज जब हमारी सदियों की डिप्रीवेशन हमें एक एकता का आधार दे रही है, हम जुड़ करके आपस में एक होकर के आज अपने लिए मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने कंट्रोल में लेने का दम रख रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब कौन सा डंडोरा पीटते हो एक हिंदू समाज का? तब क्यों नहीं पीटा था एक हिंदू समाज का डंडोरा? तब क्यों नहीं हमें उठा लिया था, गले से लगा लिया था? तब क्यों लेकर के घूम रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? तब खत्म क्यों नहीं कर दिया था ये सब कुछ? और आज भय लगता है, डर लगता है, जब पता लगता है कि इतना वोटर है, उसमें से इतना उधर चला जाएगा, माइनॉरिटी के नाम पर इतना चला जाएगा, ओबीसी के नाम पर इतना चला जाएगा, दलित के नाम पर इतना, महिलाओं के नाम पर, और हमारे पास फिर क्या रह जाएगा? तो ऐसे घबराओ मत। तो ऑलवेज एक फाइट रही है, एक फ्रंट होमोजेनाइजेशन चाहता था हिंदूज का, लेकिन सिर्फ वोट पर्पस के लिए, चुनाव के लिए और हिंदू राष्ट्रवाद के कंसेप्ट के लिए। लेकिन वोट डालने के बाद घर आएंगे जब, तो फिर कहेंगे कि होमोजेनाइजेशन हो गया, वही दलित वही शूद्र पूछ रहा है ब्राह्मण से, तो कहेगा वो यहाँ बैठ बेटा, वो खाट के इतनी दूर नीचे बैठ। सामाजिक स्तर पर होमोजेनाइजेशन नहीं करना कि बैठ करके एक साथ खा सकें, एक सभा में बैठ सकें, एक साथ व्यापार कर सकें। सामाजिक स्तर पर होमोजेनाइजेशन नहीं करना। हाँ, राजनीतिक तौर पर एक कंसोलिडेटेड हिंदू वोट बैंक दिखना चाहिए, एक हिंदू समाज खड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पर होमोजेनाइजेशन का डंडोरा पिटेगा। जबकि वो करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पर ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि हमें होमोजेनाइजेशन करना है। अगर हम सामाजिक स्तर पर होमोजेनाइजेशन का एक्ट करते, अगर सोशल लेवल पर हम सही मायने में सभी भेद मिटा करके एक एकता दिखा देते, उस दौर में स्वर्ण दलितों को गले सही में लगा लेता, सिर्फ और कैंपेन के लिए उनके घर जा कर के खाना नहीं खाता, ये सभी पार्टी के लोग करते हैं, आप देखते ही हैं, खाना खा लेना उनके घर जा कर के। ये इतना बेहुदा लगता है मुझे कि आप मतलब ईश्वर है, प्रभु हैं, जिन्होंने उनके घर जा कर के खाना खा लिया, और ये बहुत बड़ी बात हो गई। खाना खिलाने वाला बहुत बड़ा था, जिसने आपको, अब आपके आतिथ्य को स्वीकार किया, आपको अतिथि के तौर पर देखा, आपको देव माना, और आप तो सही में देव बन गए भैया। तो आई डोंट बिलीव इन सच टैक्टिक्स। मुद्दे की बात यह है कि वो समाज के स्तर पर नहीं हुआ। समाज के स्तर पर अगर वो हो जाता होमोजेनाइजेशन, तो फिर वो पॉलिटिक्स में ऑटोमेटिक दिख जाना था। लेकिन हम क्या करना चाहते थे, आर्टिफिशियली पॉलिटिक्स में चाहते थे, लेकिन समाज के स्तर पर सब पहले जैसा ही चले जैसा था, तो वो तो नहीं स्वीकार होना था। तो ये चलता रहा। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि फिर एक क्रांति हो गई क्या? दलित क्रांति हो गई, एक शूद्र ओबीसी क्रांति हो गई क्या? एक मंडलाइजेशन हो गया पूरा? तो फिर वहाँ पर जो हिंदू नेशनलिज्म था, जो हिंदू फोर्सेस थी, वो कमज़ोर पड़ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, जब भी कास्ट असर्शंस होती हैं, कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रांग होती हैं, तो ये माना जरूर जाता है कि अब एक तरह से इन सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, इन अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन का मॉडर्नाइजेशन होगा, इनका एम्पावरमेंट होगा।